नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एवाइन के इस खास कार्यक्रम में, जहां ये हम बात करना चाहते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवी की कहावत है और डायलॉग भी है कि मारी छोरियां छोरों से कम है कि इस बात को सही चरितार्थ किया है वत्सला माथुर, जो आज हमारे साथ मौजूद है और हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। वत्सला माथुर ने हमारे अजमेर की बेटी के नाम के साथ ही इस गौरव को बढ़ाया है कि उनका भारतीय थल सेना में चयन हुआ है, वो भी लेफ्टिनेंट के पद के ऊपर, जो कि आर्टिलरी यूनिट के अंदर है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए किस तरह से आपने इस यात्रा की शुरुआत की और क्या आपका सोचना था इन सब चीज़ के बारे? तो जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। अच्छा, मेरी इनिशियल स्कूलिंग सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। मैंने अपनी पढ़ाई मेडिकल की लाइन से शुरू की थी, पर जब मेरा मेडिकल में नहीं हुआ तो मैंने सोफिया कॉलेज ज्वाइन किया था एंड वहाँ से मैंने बीएससी बायोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है। और कॉलेज के दौरान ही मेरे को स्पोर्ट्स और अदर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट रहा था। तो मेरे मेंटर्स रहे हैं काफ़ी स्कूल में, प्लस फैमिली जो है उनके सपोर्ट से और उनके गाइडेंस से मेरी इंटरेस्ट टुवर्ड्स डिफेंस सर्विसेज बढ़ी। फिर मैंने अपने लास्ट फाइनल ईयर में, कॉलेज के फाइनल ईयर में एफकैट, जो कि एयरफोर्स के, और सीडीएस जो कि आर्मी के एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे वो मैंने अटेम्प्ट किया था। ऑल्दो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था रिटन, बट उसके बाद जितने भी मैंने अटेम्प्ट किए वो सारे रिटन क्लियर हुए थे। और क्योंकि सीडीएस और एफकैट के प्रोसेस में फ़र्स्ट रिटन क्लियर कर देते हैं और उसके बाद एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है जो 5 डेज़ का प्रोसेस होता है, SSB कहते हैं जिसे। तो मैंने वो एफकैट और सीडीएस दोनों मिला के अराउंड 8 अटैम्प्ट्स लिए और ये मेरा फाइनल अटैम्प्ट था जिसमें मेरा सिलेक्शन फाइनली मेरिट इन हुए। क्योंकि एक SSB इंटरव्यू होता है, फिर उसमें रिकमेंड होने के बाद आपके मेडिकल्स होते हैं, फिर एक फाइनल लिस्ट बनती है और उसमें वैकेंसीज के हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो इस बार मेरी रैंक 15 थी। तो मेरा फाइनली ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में सिलेक्शन हुआ, जहाँ पे मेरी 49 वीक्स की ट्रेनिंग रही थी, जिसके बाद हमें एंड ऑफ ट्रेनिंग में एक ऑप्शन मिलते हैं कि आर्मी के किस आर्म में जाना चाहते हैं। आर्टिलरी है, सर्विसेज है, ऑर्डिनेंस है। विमेन के लिए अभी फाइटिंग आर्म नहीं ओपन है, बट जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आप चूज़ कर सकते हैं और फिर आपके जो अकेडमी में मेरिट बनती है उसके हिसाब से आपको आपकी आर्म का चॉइस मिलता है। ठीक है, तो जहाँ तक हमने जांच पड़ताल की है, आर्टिलरी यूनिट जो है कि अंबाला, पुणे और अलवर में इनकी ब्रांचेस हैं। वैसे ऑल ओवर इंडिया है। ऑल ओवर इंडिया है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आर्टिलरी यूनिट जो चयन होता है, इसके अंतर्गत युद्ध के दौरान किसी भी तरह की जो कि रॉकेट, मिसाइल या फिर बम जो गोलाबारी में काम आते हैं उनका काम होता है। तो ये बड़े ही गौरव की बात है और इसमें बड़ा ही मतलब हिम्मत चाहिए, क्योंकि आज ये सब चीज़ करने के लिए जो हिम्मत की ज़रूरत है वो आपने कैसे जुटाई, क्योंकि आगे चल के इसका भविष्य कुछ ऐसा ही होना है। तो कितना खतरा और कितना डेंजर है इसके अंदर? तो जैसे कि हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में हमें वेपन को भी हैंडल करना सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वहीं पे एक इंटरेस्ट आ गया था कि वेपन्स के साथ जितना क्लोज रहेंगे उतना ही एक जिसे कहते हैं थ्रिल होता है वेपन्स को हैंडल करने में। ऑल्दो सेफ्टी ऑफ कोर्स एक फैक्टर होती है, बट अगर आप सेफली कोई भी वेपन हैंडल कर रहे हैं तो उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है। और जैसे कि आपने कहा, आर्टिलरी में सारी जो बड़ी गन्स जिसे हम कहते हैं, जो बड़ी कैलिबर की गन्स होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले अगर आर्टिलरी ही जो टारगेट होता है उसको सॉफ्टन करती है और फिर ही हमारी जो फाइटिंग आर्म है वो आगे बढ़ पाती है। तो इसमें आर्टिलरी वैसे भी आर्मी की सेकंड लार्जेस्ट आर्म है, तो एक अपने आप इंटरेस्ट बनता है। प्लस अभी लेडी ऑफिसर्स को बहुत रिसेंटली ही आर्टिलरी में इंडक्ट करना शुरू किया है। सिर्फ 5 बैचेज ऐसे हुए हैं जिसमें अभी आर्टिलरी में लेडी ऑफिसर्स को इंडक्ट किया है। तो ये अभी हमारे लिए भी एकदम नया है कि आर्टिलरी में वुमेन का क्या रोल वो लोग प्रेजेंट करेंगे। तो बस उत्सुक हैं कि आगे क्या होगा। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि जैसा कि इस के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगी, लेकिन हम इनसे ये जानना चाहेंगे इसके बियॉन्ड जाके। वत्सला, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपके अंदर ये मतलब विचार आया और कैसे आपने अपनी सोच इतनी मजबूत करी, क्योंकि आज के दौर में जहाँ माता पिता
कतराते हैं, जहाँ तक हमारा मानना है कि बच्चों को ऐसी जगह भेजने से, लेकिन आपने हिम्मत, करेज कैसे जुटाया, कैसे इसकी आपने तैयारी की? तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे कॉलेज के दौरान ही मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को डिफेंस सर्विसेज के लिए जाना है। तो एक तो मोटिवेटिंग फैक्टर ये होता है कि आपको अपने नेशन को सर्व करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑल्दो ऑफकोर्स बहुत अलग अलग ब्रांचेस भी हैं जिनके थ्रू आप नेशन को सर्व करते हो, बट एक जब आप कोई कहते हैं यूनिफॉर्म में इमेजिन करते हैं तो आप सबसे पहले एक आर्मी ऑफिसर को ही इमेजिन करते हैं। तो एक एम सेट कर लिया था कि बस अब यही करना है। तो उसमें जैसे जैसे छोटी अचीवमेंट्स होती हैं वो आपको मोटिवेट करती हैं कि हाँ चलो रिटर्न क्लियर हुआ तो अब इंटरव्यू भी हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हुआ तो अब मेडिकल भी हो जाएगा और फिर फाइनली मेरिट लिस्ट भी क्लियर हो ही जाएगी। तो ऑल्दो मेरे को काफ़ी अटैम्प्ट्स लगे, बट समवेयर मेरे को पता था कि हो जाएगा मेरे से, दिस इज़ अ फील्ड दैट इज़ मेड फॉर मी। एंड और पेरेंट्स का और फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि उनने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया कि तुम इस फील्ड में क्यों जा रही हो या फिर कुछ और क्यों नहीं ट्राई करती। बट दे ऑल्सो शोड कॉन्फिडेंस कि नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ये फील्ड सही है तो यू शुड गो। क्योंकि उनने भी मेरे को देखा है कि स्पोर्ट्स में से हमेशा मेरी इंटरेस्ट रहा है, प्लस मेरे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट रहा है, जैसे ट्रैकिंग हुई या वो एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग रहना, आउटडोर एक्टिविटीज़ करते रहना। तो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट प्लस आपको जो छोटी छोटी सेल्फ मोटिवेशन के लिए जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिलती रहती हैं, ये आपको हमेशा फोकस रहने में हेल्प करते हैं टुवर्ड्स योर एम। वत्सला, जैसे कि आपका पूरा जो 1 साल का जैसे बताया आपने जो ट्रेनिंग पीरियड रहा, उसके अगर कुछ आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ में, कुछ एक बताना चाहें तो आप बताइए। तो ब्रीफली वो आपका सबसे पहले तो आपका शेड्यूल पूरा चेंज होता है। हम लोग यूजली सिविल लाइफ में हर चीज़ थोड़ी कैजुअल रहती है कि ठीक है सुबह उठे 7 बजे, वहाँ पे फिक्स शेड्यूल होता है, सुबह 5 बजे हम उठते हैं। अब सुबह हमारी या तो पीटी होती है या ड्रिल होती है, क्योंकि वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस पीटी दैट इज़ योर फिजिकल स्टैंडर्ड्स, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, गेम्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और आपका जो डिसिप्लिन है वो आपका क्वालिटी, मतलब डिसिप्लिन इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आपकी बाकी सारी चीज़ें आप एक साइड रख दीजिए, पर डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो ट्रेनिंग के दौरान आप सीखते हैं कि कैसे एक की गलती हो तो भी सबको इंक्लूड किया जाता है, और अगर कोई अचीवमेंट है तो भी सभी को एज अ ग्रुप कलेक्टिवली सपोर्ट किया जाता है। तो एक वो कमराडरी जो होती है वो ट्रेनिंग में ही बिल्ड होती है, क्योंकि हम लोग कैंप्स जाते हैं, कैंप्स में हम लोगों को बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, तो वो सब हमें मिलजुल के ही करने होते हैं। अगर आपकी ये मेंटालिटी है कि नहीं मैं अकेले ही करके अकेले क्रेडिट ले लूँगा, तो वो कभी नहीं हो पाता। तो ये सब ट्रेनिंग सिखाती है, और ये फाइनली एक ऑफिसर को डेवलप करती है कि आप अपने अंडर जो मैन काम कर रहे हैं, जिनकी लाइफ आपके हाथों में है, आपके फैसले डिसाइड करेंगे कि उनकी वेलफेयर या फिर उनका रिस्क, लाइफ रिस्क कितना रहेगा, वो सब डिसाइड करता है। वो सब ये ट्रेनिंग ही सिखाती है। तो हम लोग ये भी सीखते हैं कि उनकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है। जैसे हमें टास्क दिए जाते हैं ऑफ डिफेंस खोदने के लिए, तो वो रात भर जगना, या फिर कोई भी टास्क ऐसा, वेपन हैंडलिंग हो गई, ये सब आपको बेसिक लेवल पे भी आने चाहिए। तो ये सब ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है जी। वैसे डिसिप्लिन द बेस ऑफ सक्सेस, लेकिन हम आपके इसके बियॉन्ड एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक जेंडर इक्वलिटी की बात भी बताएं, क्योंकि बाकी जो विमेंस और गर्ल्स हैं वो अगर कैसे मतलब इस चीज़ को देखें, क्योंकि उनके लिए क्या वहाँ पर इस तरह के सुविधाएं हैं या फिर इस तरह की चीज़ें उनके लिए, कुछ जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो उसके बारे में बताइए। तो जैसे रिसेंटली एकेडमी में भी इनिशियली जब विमेन को लिया गया था तो उनकी ट्रेनिंग सेपरेट की जा रही थी, पर अब रिसेंटली 2019 में इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग होने लगी। मतलब एक ही जैसे हमारे स्कूल में हम लोग अलग अलग हाउसेस में डिवाइडेड होते हैं, वैसे एकेडमी में अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो इनिशियली लड़कियों की कंपनी और लड़कों की कंपनी ही अलग अलग थी, पर अब 2019 से इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग होने लगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैन के इक्वली ही ट्रेन करना है। हो सकता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स में थोड़ा चेंज हो, क्योंकि ऑब्वियसली बायोलॉजिकली
मेन और विमेन में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट दे आर ऑल कंसिडर्ड। एंड अगर किसी को सही में इंटरेस्ट है तो अकेडमी वो पूरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप अपने आप को शोकेस कर सकें कि आप और जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। और बच्चे जब कुछ करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका उनके माता पिता की होती है। तो ऐसा माना जाता है कि एक माता या पिता अगर एक मेंटर की भूमिका निभाते हैं बच्चे के जीवन में तो वो भी कहीं ना कहीं आगे उनको लेके जाता है। तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ अगर बताएं तो हमको दर्शकों को। तो जैसे कि सर आपने कहा कि पेरेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो सबसे पहले अगर पेरेंट्स ही आपको मोटिवेट नहीं करते तो आप उस फील्ड में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। तो मेरे केस में ये था कि सिर्फ मेरी मम्मी पापा नहीं बट मेरी पूरी फैमिली मेरे सपोर्ट में थी कि ठीक है तुम अपना टाइम लो और जो करना है करो। और उसमें सबने अपने अलग अलग रोल्स निभाए, जैसे कि इंटरव्यू के लिए ले जाना। इनिशियली सबसे पहले ऐसा हुआ था कि कोविड के समय मुझे वाराणसी जाना था, तो ट्रेन्स अवेलेबल नहीं थी, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। पर मेरे फादर ने ही टुक अ कैब एंड ही ड्रोव 12 आवर्स टू द SSB सेंटर जो वाराणसी में था। फिर मम्मी का कांस्टेंट मोटिवेशन रहा है फुल जर्नी में। जब भी ऐसे डिसअपॉइंटेड हुए कि भाई इंटरव्यू नहीं निकला तो मम्मी सबसे पहले वो है जो संभाल लेती कि कोई बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो मम्मी से वो पेशेंस सीखना, मम्मी से वो नेवर गिव अप एटीट्यूड वहीं से डेवलप हुआ है मेरे अंदर। और बाकी मेरे पेरेंट्स के अलावा भी सबसे क्लोज मेरी सिस्टर्स, कज़न सिस्टर एंड प्लस मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मा, दादा दादी, एवरीवन हैज सपोर्टेड मी इन देयर ओन डिफरेंट। परिवार का एक योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चे के भविष्य के लिए। लेकिन आज हम जैसे देख रहे हैं वत्सला, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और मोबाइल का जितना ट्रेंडिंग चल रहा है उसमें बच्चे अपना 50% टाइम उसके अंदर दे रहे हैं। तो आपके जीवन में इसकी क्या मतलब महत्ता रही है, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फ्रेंड्स की बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक वो होते हैं कि वो इंस्टेंटली आपका मूड चेंज कर सकते हैं। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो एकदम से आपको रिवाइव करने वाले आपके फ्रेंड्स ही होते हैं। एंड काफ़ी मेरे को ये बेसिक आइडिया कि FCAT क्या होता है, CDS क्या होता है, ये मेरे को मेरे कॉलेज फ्रेंड से ही पता चला था, तो मैं क्रेडिट उनको भी देना चाहूँगी। एंड सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है कि सोशल मीडिया को दो अलग अलग प्रकार से भी देखा जा सकता है। एक उसका साइड इफ़ेक्ट है कि आप एडिक्टेड हैं, आप दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं। पर दूसरा है कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है। क्योंकि मैंने कोविड में ही काफ़ी हद तक मेरी प्रिपरेशन की है, तो मेरे को कोई भी ऑफलाइन कोचिंग का कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं थी। मैंने मोस्टली सारी प्रिपरेशन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू की है। और इसमें यूट्यूब आता है और भी उस टाइम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने थे। अभी आई एम नॉट रिसेंटली वेरी अपडेटेड ऑफ देम, बट हाँ अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। बस एक वो है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चूज़ विच वन इज़ द बेस्ट। तो जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करे वो ही आपको फॉलो करना चाहिए। तो सोशल मीडिया आपके लिए न केवल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन है, बल्कि अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपको सहयोग भी प्रदान करता है। तो ये कहने का तात्पर्य है। तो अब हम जानना चाहेंगे आपकी कोई जैसे एज ए चाइल्डहुड एक कोई हॉबी भी होगी आपकी, जैसे कई बार डांस होता है, गाना होता है, तो उस तरह की कोई आपकी अगर है तो बताएं हमारे दर्शकों को। तो मेरा हमेशा से स्पोर्ट्स में एक तो बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने बास्केटबॉल, हैंडबॉल दोनों यूनिवर्सिटी लेवल पे रिप्रेजेंट कर रखा है थ्रू सोफिया कॉलेज। एंड इसके अलावा मैंने कॉलेज के बाद मिक्स मार्शल आर्ट्स भी परस्यू कर रखा है। मैंने ब्लू बेल्ट आई एम अ ब्लू बेल्ट इन किक बॉक्सिंग, उसकी ट्रेनिंग मैंने वन इम्पैक्ट अकेडमी जो अजमेर में ही है उससे ली थी। इसके अलावा मुझे स्केचिंग का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। मैंने सीखी नहीं है प्रोफेशनली, बट एक होता है ना कि आप कुछ देखते हैं और आपको इच्छा हो जाती है बनाने की, तो मैंने उसी के थ्रू उसको डेवलप किया है। और ये सब मुझे मेरी ट्रेनिंग में भी बहुत हेल्प आया। बिल्कुल, क्योंकि स्केच आर्टिस्ट होना भी कहीं ना कहीं
एक क्राइम सीन को स्केच करने की एक वो भी होती है जिसके तहत हम क्रिमिनल को ग्रैब कर सकते हैं। तो आगे ये बात करके जानना चाहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है, अभी जो जिस तरह के युवा हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अब वो किस तरह से अपने रास्ते को चुने और आगे किस दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए, और किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो अभी तो बहुत फील्ड्स ओपन हो चुकी हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब AI, साइबर सिक्योरिटी, वॉरफेयर, ये सब भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो अगर किसी को पता है कि उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं, तो एक तो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उस बेसिस पे आपको अपना एम डिसाइड करना चाहिए कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, और जब आपने ठान लिया कि हाँ मुझे अब इस फील्ड में जाना चाहिए, तो उसको पाने के लिए हर एक वो प्रयास करना चाहिए जो अवेलेबल है इन लोगों को, तभी जाके। और ऐसा नहीं है कि पहली एक सपोज आप एक स्टेप पे कहीं पे चूक गए या थोड़े से मिस हो गए, तो उससे डिसहार्टन नहीं होना है, बट उसको एज अ मिस्टेक करके उस पर डेवलप करके और उस पे और अच्छे से वर्क करके और अच्छे से उस एम को प्राप्त करने की कोशिश करनी है, तो वो ज़रूर मिल जाता है। तो आप जैसे AI का बता रहे हैं, तो AI का इसमें जो जिस विभाग में भी आप जाने वाले हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आगे जाके इसका कुछ इनपुट हो सकता है? तो जैसे कि आजकल सब ऑटोमाइज हो रहा है, तो उसमें भी टारगेट एक्विजिशन आजकल ऐसी एक फील्ड है जहाँ पे AI को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि अपने आप ही हम टारगेट को अक्वायर कर सकें। और इनिशियली जो टारगेट होते थे उसको मैन्युअली ढूंढा जाता था थ्रू बायनोकुलर्स एंड डिफरेंट अदर मेथड्स, पर अब वो थोड़ा कंप्यूटराइज हो रहा है। तो ये धीरे धीरे हमें भी उसके साथ साथ कोर्सेज ऐसे डेवलप हो रहे हैं जिसमें हमको वो रिक्रूटमेंट बेटर हैंडल करना है। तो जैसे कि आपने बताया था कि वेपन्स का आपको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से ट्रेनिंग में बताया, तो कई बार उनमें कितनी हमें सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि हम जब जाते हैं पहली बार, तो कई बार रिस्क फैक्टर भी होता है, तो उससे आप कैसे मतलब देखते हैं? तो क्योंकि वेपन हैंडलिंग एक बहुत नई चीज़ होती है फॉर एनी वन कमिंग फ्रॉम सिविल, तो हमें उसकी प्रॉपर क्लासेस दी जाती हैं। पहले हमें पूरा थ्योरी पार्ट सिखाया जाता है, फिर एक डेमो दिया जाता है बाय साहब जो वहाँ पे होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू एक डेमो दिया जाता है कि उसको ऐसे यूज़ करना है। और फिर जब हमारी फायरिंग आती है, तो सबसे पहले हमें एक जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके अंदर ही फायर करने के लिए अलाउ होता है, और तब जाके हम लोग फाइनल एक राउंड फायर करते हैं जिसमें किसी की हेल्प नहीं है। हमारे दर्शकों को कुछ वेपन्स के नाम बताएं जो आपने चलाए हो या आपने उनका यूज़ किया। तो इंडिया में राइफल है, इंसास राइफल, देन उसके अलावा इंसास LMG, दैट इज़ लाइट मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार और ग्रेनेड। शायद कई लोगों में, हम में से कई लोगों ने ये नाम पहली बार ही सुने होंगे, क्योंकि इतने सारे वेपन्स हैं और कैसे उनका यूज़ किया जाता है ये हमारी जल थल और नभ सेना ही जानती है, क्योंकि हम तो यहाँ पे आराम से रहते हैं और सुरक्षा के सारा दायित्व इन लोगों पर होता है। तो बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपना अमूल्य समय दिया, और हम अगली बार आपसे मिलेंगे तो आपको हमें रिगार्ड करना होगा, क्योंकि इससे काम चलेगा नहीं, सैल्यूट करना पड़ेगा। और हम सब चाहते हैं कि सभी दर्शकों के साथ ये मैसेज जाए कि हमारे जो भी युवा हैं वो इस दिशा में अग्रसित हों और आगे बढ़ें और हमारे देश की सुरक्षा के अंदर अपना स्थान और योगदान दें। बहुत बहुत